बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी है, जिसमें हम गद्यखंड से हिंदी पढ़ाएंगे और चैप्टर बाय पहले इसे ख़त्म करेंगे। ये वन शॉर्ट वीडियो है, इसलिए पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं। और आज है गद्यखंड से, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो पहले इसे पढ़ लेते हैं अच्छे से। और हाँ, जो भी डेट है, जगह का नाम है या फिर नाम है, कुछ भी है तो उसे याद कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या है, जन्म उनका कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था और जगह का नाम है महू, ठीक है, महू मध्य प्रदेश में। और किस परिवार से आते हैं? एक दलित परिवार से आते हैं, ठीक है। तो जगह के नाम को भी याद कर लेंगे और ये सब एक बार ना हो तो इस सबको बेहतर ढंग से याद ही कर लीजिए, ठीक रहेगा। अगला है मानव मुक्ति के पुरोधा। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। ये क्या थे? अपने समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से आते थे, ठीक है। इन्होंने काफ़ी पढ़ाई की थी। और देखिए, अगर क्वेश्चन आया मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के, क्या आएगा? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है या कौन है? जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सीधा बाबा साहेब का नाम लेंगे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है प्राथमिक शिक्षा के बाद क्या हुआ? प्राथमिक शिक्षा जब इनका पूरा हो गया, उसके बाद वो है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, उस टाइम जो है बड़ौदा नरेश, ठीक है, बड़ौदा यानी जगह जो राज्य होगा उस टाइम, उनके नरेश यानी राजा ने प्रोत्साहन पर, यानी उनको पुरस्कार मिला, जिसके आधार पे उनको क्या हुआ? उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, यानी इससे आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन, लंदन यानी इंग्लैंड, क्या हुआ? यहाँ पढ़ाई के लिए गए। किसके बदौलत गए? बड़ौदा नरेश के, ठीक है। अगला है, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांगम में अनुवाद के जरिए पढ़ा, ठीक है। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक, वैदिक भी पढ़ाई की, ठीक है। और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की, ठीक है। ऐतिहासिक क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी क्या है? मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। इतना जानकारी हो गया कि वो क्या है? इतिहासकार भी हो गए, मीमांसक भी हो, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, यानी कि हर क्षेत्र में क्या है? वो व्याख्या करने के, यानी कि उसमें ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके हर क्षेत्र में वो ऊपर उभरे, ठीक है। अगला है, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। अब विदेश में क्या है? उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। सबसे ज़्यादा प्रयास इन्होंने किया, ठीक है, और दिलाया भी। किसके लिए? अछूतों और स्त्रियों के लिए, ठीक है। छुआछूत की भावना जो है पहले ज़माने में बहुत थी, अब भी है, काफ़ी हद तक है। और स्त्रियों और अछूतों के लिए क्या हुआ? इन्होंने मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए काफ़ी अथक संघर्ष किया, ठीक है। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये किनको मानते थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है किनको मानते थे? बुद्ध को मानते थे, कबीर को मानते थे और ज्योतिबा फुले को भी मानते थे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इनका अहम भूमिका है इसमें। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई? दिसंबर 1956 ईस्वी में। और कहाँ हुई? तो दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं।
आगे है, बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने क्या है, बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं द कास्टस इन इंडिया, भाषण है द कास्टस इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि आदि। ठीक है, इन्होंने क्या है, प्रमुख रचनाएं और भाषण भी इनके भाषण हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्या क्या है याद कर लीजिएगा। हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में? 21 खंडों में। हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से क्या है, 21 खंडों में इनका प्रकाशित हुआ है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण, इनका विख्यात भाषण कौन सा है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, क्वेश्चन आए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसका भाषण है या किनका भाषण है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। कि ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोर मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णता सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। ये सम्मेलन स्थगित हो गया क्योंकि सबका एकमत नहीं हो पाया और यह पढ़ा ना जा सका। ठीक है, इसलिए ये पढ़ा भी नहीं जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। बाद में इन्हें बाबा साहब ने क्या हुआ, स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विधिवत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। ठीक है, चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। आगे अब आया ये क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर के नाम से ही लग रहा है, श्रम विभाजन, बंटवारा यानी मजदूरों का बंटवारा और जाति प्रथा, ये आदिकाल से लगभग चलता आ रहा है, अभी भी है पर अभी काफ़ी हद तक कम है। चलिए पढ़ते हैं। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह विडंबना की ही बात है कि जातिवाद के लोगों की अभी भी कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जो जातिवाद को मानते हैं वो क्या है, अभी भी कई आधारों पर अभी जातिवाद को मानते हैं, सपोर्ट करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अब क्या है, आधुनिक सभ्य समाज क्या है, कार्य कुशलता को, श्रम विभाजनों को आवश्यक मानता है। ठीक है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ठीक है, जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, क्योंकि श्रम विभाजन भी सही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए क्या है, कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। जाति प्रथा क्या है, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। जैसे कोई अगर कुम्हार है तो वो घड़ा बना रहा है तो एक तरह से तो मजदूर भी हो गया। वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, अगर उनका बेटा हो गया, पोता हो गया, वो भी अगर यही कार्य करे तो क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है।
परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्याख्या श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। अगर कोई ऊंच नीच का करार देती, इसका मतलब हुआ अगर कोई जाति प्रथा में जैसे कुम्हार है, कोई बढ़ई है, कोई कुछ भी है, अगर वही कार्य करता है तो इसे ऊंच नीच की भावना क्या है, पनपती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता और ऐसा विश्व के किसी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो क्या है, यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या समक्ष श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। सही बात है, हम व्यक्तियों का चुनाव इस टाइप से करें कि वो अपने कार्य तक, अगर कोई किसी का कार्य में मन लग रहा है तो वह काम कर सकता है, बट फोर्स नहीं कर सकते। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये बात सच है। अगर कोई माँ के गर्भ में है तभी उससे यह निश्चित हो जाता है, अगर वो कुम्हार है तो क्या है, वो भी कुम्हार ही बनेगा। तो ये सही नहीं है। चलिए आगे पढ़ेंगे। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती। जाति प्रथा क्या है, पेशे का दोषपूर्ण यानी पेशे में गलतियां पूर्व निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में भी बांध देती है। ठीक है, जाति प्रथा क्या है, मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है, ये सच है। अगर कोई वो कार्य कर रहा है तो उसका बन ही गया तो वो वही कार्य करेगा। ठीक है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, भले ही उस पेशे से उसे प्रॉफिट ना हो, वो भूखों मर जाए, लेकिन वो उसे वही कार्य करना है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है। आधुनिक युग में यह स्थिति अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि उद्योग धंधा जो है कभी कभी चल भी सकता है, चल रहा है तो अच्छा है, मन लग रहा है ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है, कोई उद्योग एकदम से ठप हो जाए, अगर दूसरा नॉलेज है तो करना बेहतर है, यही ये बता रहा है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकते हैं। यही बात है, मनुष्य को क्या है, यहाँ पे पेशा बदल सकते हैं, हम दूसरा भी काम कर सकते हैं। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, अगर ऐसी स्थिति में भी मनुष्य को स्वतंत्रता न हो कि नहीं आप दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है, इसके अलावा दूसरा क्या है, भूखे मरना ही पड़ेगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। क्या है हिंदू धर्म, क्या हिंदू धर्म की जाति प्रथा, हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बेरोजगारी का जाति प्रथा भी एक कारण बनी हुई है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा क्या है, मनुष्य की इच्छा पर निर्भर ये नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। मनुष्य का क्या है, ना ही तो व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान है, ना ही उसकी भावना को देखा जाता है। ठीक है, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी
और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में लोग क्या है, काम को टालने वाले बन जाएंगे और दुर्भावना से अपने अंदर भावना जो है दुर्भावना ग्रहण करने लगेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अगर काम में किसी का मन नहीं लग रहा है तो उसमें कुशलता पाना संभव नहीं है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों के चक्कर कर निष्क्रिय बना देती है। तो चलिए साथियों, आज का हमारा सेशन यहीं तक रहा। फिर से हम कल वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक हमारे सिद्धार्थ सर हैं जो आपसे कुछ कहेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हाँ, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। यहाँ पे बोर्ड का थोड़ा साइज आती है तो हमको लिखना पड़ता है, तो कोई बात नहीं है। तो आप जो है कमेंट कीजिए कि आज का जो वंश और जो सेशन है वो कैसा लगा आप लोगों को, और कमेंट दबा के कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है जान सके कि हाँ कि बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर जो है हर सब्जेक्ट का 100 सीरीज आ गया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को क्या कर देना है, ऑल पर क्या करना, प्रेस कर देना है, ताकि हर वीडियो जो है आप लोग सबसे पहले पहुँचे। तो आप जो है इस वीडियो को अच्छा खासा से सपोर्ट दीजिए। और अंत में एक लाइन आप लोग के लिए मैं बोलूँगा कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहती है देख लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और लाइव सेशन कब से स्टार्ट करें वो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टाइप कीजिए। तो जय हिंद साथियों।